नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो इसी सीरीज में आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं क्लास 12th केमिस्ट्री के 50 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाइएगा। और यहाँ पर इन सारे क्वेश्चन का देखो हम आंसर भी आपको बताएंगे। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके होने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन रहेंगे, पूरा सोल्यूशन रहेगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। और एक जो तैयारी का जो तरीका होता है मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि जैसे मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ तो आप अपना स्कोर करते जाना कि भाई 50 क्वेश्चन अगर मैंने कराया आपको तो 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही बिल्कुल जो है टिक किए। जैसे मैं क्वेश्चन बताया फिर मैंने बताया कि आंसर इसका ये होगा, तो आप उससे पहले ही अपना जो है दिमाग में आंसर सोच कर रखा करो और फिर आपको उसी अकॉर्डिंग जो है कमेंट करना है कि भैया मेरे 50 में से 40 सही थे या 45 सही थे या 50 में 50, जितना भी आपका स्कोर रहे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। अब देखो आपको पता है जो जल होता है इसका अणु सूत्र होता है H2O, ठीक है ना। और इसका मोलर द्रव्यमान की अगर बात करें तो कितना होता है, देखो इसका मोलर द्रव्यमान निकालोगे आप तो हाइड्रोजन का मान लो 1 हो जाएगा यहाँ पर, इसमें H2 मतलब कि यहाँ पर 2 हो गया, फिर प्लस लगाओ, फिर ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना होता है इसका तो 16 द्रव्यमान। तो इस तरीके से 16 + 2 यानी 18 यहाँ पर निकल के आएगा इसका मोलर द्रव्यमान। और शुद्ध जल का जो घनत्व तो यहाँ पर निकालेंगे तो 1000 प्रति लीटर के लगभग यहाँ पर निकाल सकते हो आप। तो ये आपका ये होता है। अब देखो 18 का जब आप लोग इसमें जो है डिवाइड करोगे यानी मोलरता निकालने के लिए 18 का भाग कराओगे 1000 में तो आपका यहां पर निकल के आएगा 55.56 लगभग। तो लगभग में है। अब यहां पर ऑप्शन इस तरीके से दिया गया तो आप चूज करेंगे जब ऑप्शन को तो सेकंड जो विकल्प है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शुद्ध जल की अगर मोलरता की बात करेंगे तो फिर आप लोग चूज करके आना वहां पर 55.56। चलिए तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी सीरीज में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पर 0.2 m मोल यहाँ पर है H2SO4 यानी कि इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी, ग्राम प्रति लीटर में कितनी हो जाएगी, तो आपको चूज करना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को, ठीक है ना। तीसरा जो विकल्प है हमारा 19.6 ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसको चूज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं गुणधर्म है, नहीं शब्द नहीं है इसमें। तो अणुसंख्य गुणधर्म देखो यहाँ पर है श्यानता हो गया, परासरणदाब हो गया, प्रकाशीय घूर्णन हो गया, पृष्ठ तनाव। तो यहाँ पर आपको चूज करना है ऑप्शन सेकंड को। दूसरा नंबर का विकल्प आपका सही है परासरणदाब, ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म है। अगला प्रश्न देखिए नंबर 4 क्वेश्चन। निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। तो कम वाष्प दाब वाला विलयन यहाँ पर 1% 1 m यानी ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, NaCl सभी की मोलरता 1 मोल। तो अब देखो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, तीसरा वाला 1 मोल NaCl का, ये सही है। अगला प्रश्न देखो, विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है नहीं करता है, ठीक है, नहीं शब्द इसमें आया, इसको ध्यान देना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन जो 3 है हमारा पृष्ठ तनाव, ये अणुओं की संख्या पर नहीं निर्भर करता, इसलिए यही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता, इसमें भी आपका देखो नहीं शब्द है इसमें। तो नहीं करता तो भाई धातु की प्रकृति, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता या इनमें से सभी पर। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 4 जो कि है यहाँ पर इनमें से सभी पर, ठीक है ना, ये विकल्प आपका सही है। तो इसको सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात कितना होता है। तो देखो ऑक्सीजन का जो जल के विद्युत अपघटन से बनती है उसका भारात्मक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो अनुपात होता है वो होता है 2:1। कितना होता है H2O, आपने देखा होगा। तो इसका अनुपात आप अगर देखो ध्यान से तो यहाँ पर जल में और जो ऑक्सीजन है तो आप देखो तो 2:1 का अनुपात में ही लगभग है ना, 2 गुना और ये 1 गुना ऐसे। तो यहाँ पर आप लोग चूज करेंगे ऑप्शन फर्स्ट को, 2:1 का रेशियो इनके बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वां धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है उसको हम लोग क्या कौन सी धातु है या क्या बोलेंगे।
तो उस धातु का नाम देखो यहाँ पर होता है एल्युमिनियम। आप सभी जानते हैं एल्युमिनियम लगभग आप जैसे इसको जब खुले में छोड़ देते हो है ना, तो जल्दी से ऑक्सीकृत होकर के जंग लगने लगता है। जिस प्रकार से लोहे में होता है ना, आयरन में, वैसे ये भी होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स। ये आपका जो तीसरा विकल्प है ये आपको चूज करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है। मतलब कि कोई प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है वो आधी कितने समय में पूरी होती है, तो 4 मिनट में। कितने, 4 मिनट में। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, मतलब समय बताना। तो यहाँ पर राइट आंसर चूज करेंगे 40 मिनट। ठीक है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो 11 नंबर कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में संबंध क्या होता है। तो भाई बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है और इसका वेग स्थिरांक जो होता है के होता है। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई जो अर्ध आयु काल में संबंध रिलेशन दर्शाता है वो होता है T12 = 0.693/K। तो आपका तीसरा जो विकल्प है ये सही है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये होता है T12 यानी 1/2, इसको बोलते हैं अर्धायु काल। ये इसके बराबर होता है 0.693/K। के जो होता है वही होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आप लोग चूज कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। अगला देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर, प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होता है। तो यहाँ पर आपको चूज करना है ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है ना, लगभग अर्धायु का 3.3 गुना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर है, आर्सेनियम सल्फाइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावी विलयन क्या होता है, कौन सा होता है प्रभावी विलयन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 BaCl2 बेरियम क्लोराइड का। 15 नंबर क्वेश्चन, कोलाइडी को शुद्ध करने की विधि को क्या बोलते हैं। तो कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की विधि अपवहन होती है, यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीलियम का मुख्य स्रोत यानी हीलियम कहाँ से प्राप्त होता है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत की बात करें तो यहाँ पर हो जाता है आपका मोनेजाइट रेत। ठीक है, ये सही है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस। सर्वाधिक देखो आपको वैसे पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है मात्रा में, लेकिन इन विकल्पों में अगर आप देखो तो कहीं आपको नाइट्रोजन तो दिख नहीं रहा। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर राइट आंसर जब चूज करोगे तो हो जाएगा हमारा आर्गन। ठीक है, आर्गन जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में है ये आपका सही हो जाएगा इस विकल्प के अनुसार। 18 नंबर देखिए, क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल। क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल जो होता है वो होता है आपका HClO4। तो यहाँ पर इसको चूज कर लीजिएगा। 19 नंबर देखिए, कह रहा निम्न में से रंगहीन आयन है। रंगहीन आयन देखो आयन के रूप में है ना, Cu+ हो गया, Cu2+ हो गया, Ni2+ हो गया, Fe3+ हो गया। तो अब यहाँ पर रंगहीन आयन आपको जब चूज करना है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा Cu+, है ना। 20 नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में अनुचुंबकीय यौगिक है। अनुचुंबकीय यौगिक, तो यहाँ पर आपको चूज करना है FeSO4। इसको बोलता है फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट, है ना। ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। तो यौगिक में जब विद्यमान हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल आपका इसमें राइट हो जाएगा, सॉरी सेकंड। अगला देखिएगा 22 नंबर, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा आयन उपसाह संयोजन यौगिक नहीं बनाता है। तो इनमें से कौन से आयन जो है आपका उपसाह संयोजन यौगिक नहीं बनाएगा, तो Na+, ऑप्शन फर्स्ट। 23 नंबर, एक यौगिक है देखियो Cr हो गया केंद्रीय धातु परमाणु आयन के रूप में, H2O एक्वा दिया है लिगेंड के रूप में, Cl2 लिगेंड है और प्लस आयन इसमें है। आयन में बता रहा है Cr की संयोजकता कितनी होगी। बताओ कि जो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु आयन जुड़ा है Cr, इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो राइट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड जो कि है 6। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रंगहीन संकुल आयन है।
तो रंगहीन संकुल आयन यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमें, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, जेडीएन ब्रैकेट के अंदर क्या है, जेडीएन NH3 आपका एमीन लिगेंड है और 4 इसकी संख्या है और 2+ आयन इसमें जुड़ा है। तो यही आपका भैया सही है, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर प्रश्न है, फास्जीन क्या होता है। फास्जीन का फार्मूला तो CuCl2 होता है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 26 नंबर क्या है यहाँ पर देखो, हाइलोफार्म किसके ट्राई हाइलोजन भी उत्पन्न होते हैं, तो मेथेन के, किसके, मेथेन के, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। 27 नंबर है, CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, तो ऑक्सीकरण पर क्या देता है, आपको पता है कि फास्जीन गैस बनाता है भाई। जो क्लोरोफार्म है वो क्या करता है, ऑक्सीकरण पर फास्जीन गैस का निर्माण करता है, मतलब हमारा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर, क्लोरोपिक्रिन का अणुसूत्र क्या होता है। देखो क्लोरोपिक्रिन का जो अणुसूत्र होता है वो यहाँ पर होता है CCl3NO2। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, CCl3NO2 ऑप्शन नंबर कितने में है, सेकंड में है। तो इस अनुसार आप कह सकते हो कि जो दूसरा विकल्प है वो बिल्कुल आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग इसको चूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 29 नंबर देखिएगा, प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक कौन सा है। प्रशीतक के रूप में मतलब कि ठंडक के रूप में, जैसे कि आप जानते हैं ना फ्रिज वगैरह होता है, उनमें कौन सी गैसें यूज होती हैं, तो वही चीज यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर याद रखना CFO2Cl2 जो कि आपका ऑप्शन सेकंड है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको आप लोग चूज कर लेंगे, ठीक है ना। 30 नंबर प्रश्न पे आते हैं, कह रहा क्लोरोफार्म का प्रयोग होता है एक कीटनाशक के रूप में, फफूंदीनाशक के रूप में, अन्वेषक अवशोषक के रूप में, या औद्योगिक विलायक के रूप में। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर जब चूज करना है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। चौथा जो विकल्प है आपका, औद्योगिक विलायक के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं क्लोरोफार्म को, तो यहाँ पर इसको आप सही कर दीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है भाई यहाँ पर कि परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल की मात्रा होती है, तो 95.5% होता है एल्कोहल की मात्रा, किसमें, तो भाई याद रखना परिशोधित स्पिरिट में, ठीक है ना, एल्कोहल सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है। 32 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आपके सामने, इसमें बताया गया है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम कौन सा होता है। एंजाइम का हमें नाम बताना है, देखो इन्वर्टेस हो गया, जाइमेस हो गया, डायस्टेस हो गया, ये सभी हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका चूज करना है ऑप्शन नंबर सेकंड को, जाइमेस को, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको चूज कर लीजिएगा। 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है, जल गैस में मेथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो सेकंड है, सॉरी यहाँ पर सेकंड नहीं होगा आपका, यहाँ पर उत्प्रेरक जो होता है वो होता है Al2CO3, ये वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको थर्ड जो है चूज कर लेना है, ठीक है। 34 नंबर है, ल्यूकास अभिकर्मक भाई आपको पता है सांद्र HCl और प्लस निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा है। 35 नंबर प्रश्न है, फिनाल का 0.20% विलयन निम्न में से किस रूप में कार्य करता है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में। कौन सा भाई, एंटीसेप्टिक के रूप में, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखो यहाँ पर कह रहा है क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड यानी Cu2O से, है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में हम लोग कराते हैं अमोनिया से, तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा आप लोग जब इस प्रकार से रिएक्शन करते हैं तो आपको मिलता है भाई एनिलीन, ठीक है ना, एनिलीन आपको मिलता है। यानी कि आप जानते हैं क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, इस तरीके से होता है C6H5Cl, और इसको आप कराएंगे NH2 से, है ना, NH3 सॉरी अमोनिया से, इसका हाइड्रोजन इसके साथ निकल के यहाँ पर देखो ऐसे होता है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पर, इसमें ऐसे यहाँ पर देखो आपको क्लोरोबेंजीन लेना है, यहाँ पर लो C6H5 और Cl क्लोरोबेंजीन, इसको कराएंगे अमोनिया यानी कि NH3 से, ऐसे किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि Cu2O की उपस्थिति में, ठीक है ना, ऐसे। तो इसका Cl इसके हाइड्रोजन के साथ HCl बना देगा, ठीक है, HCl बचेगा क्या, तो बचेगा आपका C6H5NH2 और यही होता है आपका एनिलीन, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, चूज कर लेंगे ऑप्शन सेकंड को। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 37 नंबर, फार्मेलिन जलीय विलयन किसका होता है, तो याद रखिएगा फार्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये
अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर दिया गया है एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइज़ोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक कौन सा होता है। तो एसिटिक अम्ल की क्रिया जब आप डाइज़ोमेथेन से कराते हैं तो यहाँ पर बनने वाला जो यौगिक होता है वो होता है मेथिल एसीटेट। ठीक है, पहला जो विकल्प है वो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इन सभी के अगर आपको नोट्स चाहिए, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, हिंदी इंग्लिश यानी ऑल सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आपको मात्र 100 रुपये में 100 रुपये में, ठीक है ना, आपको ये सारे नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे। बोर्ड एग्जाम पर डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिए गए जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कर लेना है। आपको मात्र 100 रुपये में ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर आपको चाहिए कि हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें एक बार में मिल जाए। चलिए अगला देखिएगा 39 नंबर, वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं उसको भाई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन सेकंड में। अगला प्रश्न देखिएगा 40 नंबर, निम्न में से कौन फेहलिन विलयन का अपचयन नहीं करता? नहीं शब्द आया है ना, तो एसिटिक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है ना, सेकंड नंबर का सही है। अगला देखिएगा 41 नंबर, यहाँ पर दिया है एक अणुसूत्र जो कि C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं, यानी कितने प्राथमिक एमीन बनाए जा सकते हैं। तो चूज करना है आपको फर्स्ट ऑप्शन 4, है ना, ये सही है। 42 नंबर, नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं? तो मीथेन का तेल बोला जाता है। एमिनो का जलीय विलयन होता है, तो एमिनो का जलीय विलयन होता है आपका उभयधर्मी। कैसा होता है? उभयधर्मी। नेक्स्ट देखो 44, निम्न यौगिकों में कौन सा टालिन अभिकर्मक को अपचयित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं ये एनिलीन दिया है, यही होता है टालिन अभिकर्मक को अपचयित करता है। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पर निम्न में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती, यानी कि इसमें आया है नहीं शब्द। तो फिर आपका यहाँ पर चूज होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि है यहाँ पर आपके पास CH3NHCH3, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? तो आप इसको देखो, इसमें मेथिल दो है तो यहाँ पर बोलेंगे डाई मेथिल एमीन, ठीक है ना, ये वाला सही है आपका। अगला देखिएगा यहाँ पर है 46, सुक्रोज है एक। सुक्रोज क्या होता है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो फिर यहाँ पर चूज कर लेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि है डाइसैकेराइड। सुक्रोज क्या होता है? एक प्रकार का डाइसैकेराइड, सबसे मीठी शर्करा होती है। 47 पे आते हैं, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता, वो पशुओं के लिए होता है, उसको बोलते हैं सेल्यूलोज। ऑप्शन सेकंड जो है वो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 48 पे आते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। 49 नंबर देखो, विटामिन B1 का रासायनिक नाम, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विटामिन B1 को, तो इसको बोलते हैं थाइमीन। क्या बोलते हैं? थाइमीन। 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, एमिनो का निम्न में से किसके निर्माण की इकाई होते हैं? तो यहाँ पर याद रखना आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, प्रोटीन निर्माण की इकाई होते हैं, ठीक है ना, ये सही है। तो अब एक बार आप लोग मुझे कमेंट करना कि भैया 50 क्वेश्चन में से मेरे 50 में 50 सही थे, या मेरे 45 सही थे, या 46, जितना आपका स्कोर रहे आप लोग कमेंट करना। और अगर आपका स्कोर 45 प्लस है तो समझ सकते हो आपकी तैयारी बेहतर चल रही है, और अगर इससे थोड़ा कम है तो थोड़ा सा निराशाजनक, उतना तो नहीं है लेकिन फिर भी मेहनत और करना, और लगातार आप लोग को यहाँ पर वीडियो मिलेंगी। तो आप लोग इस चैनल को क्या करिए भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपकी क्लासें ना मिस हों। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।